नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों, मैं राकेश सिहाग एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं, वही टॉपिक लेकर के जो पीछे हमने पढ़ा था। हम बात कर रहे थे आनुवंशिक विज्ञान के बारे में, और आनुवंशिक विज्ञान के बारे में हमने 69 नंबर क्लास तक हमने कर लिया है। कहने का मतलब 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। आज आनुवंशिक विज्ञान का 5वां पार्ट हम करने वाले हैं, और पूरी बायोलॉजी की आज हम क्लास करने वाले हैं 70 नंबर क्लास। कौन सी क्लास है? 70 नंबर क्लास, 70 नंबर क्लास करने वाले हैं। इंटरेस्ट आपको आने वाला है, मजा आपको आने वाला है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, अच्छे से देखिए। अद्भुत तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपका काम है वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा ऑफलाइन कॉमेंट करना। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चा, ऑफलाइन कॉमेंट कर दिया करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, एक ऑफलाइन कॉमेंट कर दिया करो, जिससे कि आपका मतलब मोटिवेशन मिले आपका कमेंट पढ़ करके। तो एक कमेंट जरूर करना है आपको, एक शेयर करना है, एक लाइक करना है, और एक सब्सक्राइबर बढ़वाना है आपके भाई का। फिर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, किया था ना। और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया था। डीएनए की सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी, कल वाली क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आरएनए के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चा? हम आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं, आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है बच्चा, ध्यान रखना इस बात का। आज का टॉपिक भी क्या है? इंटरेस्टिंग है, और आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। चलिए बात करते हैं आरएनए की। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आरएनए होता है, आरएनए उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म है, जो आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक ध्यान और रखना है दोस्तों, ये जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, यानी जो आरएनए है, वो एक सूत्री होता है। कैसा होता है? एक सूत्री होता है। जिस प्रकार से हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था कि डीएनए द्विसूत्री होता है, पढ़ा था ना, डीएनए द्विसूत्री होता है। लेकिन यहां पर हमें क्या पढ़ना है? आरएनए एक सूत्री होता है, यानी इसमें 2 सूत्र नहीं होते। कहने का मतलब इस प्रकार से एक सूत्री होता है, ये इस प्रकार से अकेला होता है, एक सूत्री होता है। बात करते हैं इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है। शर्करा का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो बाबू ध्यान रखना, आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। जिस प्रकार से डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, उसी प्रकार से आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। बात मैंने आपको बताई है, बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, आपको समझना भी अच्छे तरीके से है कि जो आरएनए है, आरएनए के अंदर एक शर्करा पाई जाती है, और उस शर्करा का क्या नाम है? राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा? राइबोज शर्करा, ध्यान रखना। अब बात आती है इस आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है? तो ध्यान रखना कि जो आरएनए होता है, इसमें कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, थायमीन की जगह थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ध्यान रखना, क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना अच्छे से। थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। किसके स्थान पर? थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, ध्यान रखना। अब अच्छे से बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नाइट्रोजनी क्षारक की अगर बात करते हैं, तो जो थायमीन था ना डीएनए के अंदर थायमीन, उस थायमीन की जगह यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। आई ना बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात थी, बिल्कुल आई होगी आपको समझ में। थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। चलिए यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो आरएनए होता है, वो ज्यादातर कहां पाया जाता है? आरएनए पादप वायरस की अगर बात करते हैं तो पादप वायरस में कौन सा आता है? टीएमवी। पादप वायरस की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है? टीएमवी। टीएमवी का मतलब टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस जिसको बोलते हैं, तंबाकू मोजेक वायरस
वायरस तथा कुछ जंतु वायरस की बात करते हैं। कुछ जंतु वायरस जैसे कौन सा हो गया, जंतु वायरस की बात करते हैं जैसे रियो वायरस। कौन सा वायरस है? रियो वायरस, ध्यान रखना, रियो वायरस। और इसके साथ साथ आपको एक ध्यान और रखना है, पोलियोमाइलिटिस वायरस। ये जो वायरस है दोस्तों, पादप वायरस की अगर बात करते हैं तो टीएमवी आता है, और जंतु वायरस की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना है रियो वायरस और पोलियोमाइलिटिस वायरस। इन दोनों का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है? आरएनए होता है। क्या होता है बच्चा? इन दोनों का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टीएमवी वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो टीएमवी वायरस का या टीएमवी का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? आरएनए होता है। इसी प्रकार से कुछ जंतु वायरस की बात करते हैं। वैसे वायरस तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जंतुओं की अगर बात करें तो रियो नाम का वायरस है, पोलियोमाइलिटिस वायरस है। इन दोनों वायरसों का भी जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है? इन दोनों पदार्थों का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो भी आरएनए है। कौन है? आरएनए। तो ये बात बाबू आपको समझ में आई होगी कि जो आरएनए है उसका फुल नाम क्या है? उसका फुल नेम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। एक सूत्री होता है, मैं बार बार आपको बोलता हूं, एक सूत्री होता है। शर्करा इसमें कौन सी पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजनी क्षारक की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजनी क्षारक में क्या है? थायमिन के स्थान पर आपको क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। पादप वायरस और जंतु वायरस, पादप वायरस में कौन सा आता है? टीएमवी, और जंतु वायरस में कौन सा आता है? रियो वायरस और पोलियोमाइलिटिस वायरस। इन दोनों वायरसों का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? यही आरएनए होता है। कौन होता है बच्चा? आरएनए होता है। कौन होता है? आरएनए होता है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छे से आपने इनको याद कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे। अब हम बात करने वाले हैं आरएनए के प्रकार के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? आरएनए के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार, चलिए आरएनए के प्रकार की चर्चा करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आरएनए का टॉपिक। आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बात करते हैं आरएनए के प्रकार। वैसे मैं आपको दोस्तों एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं आपके लिए, चाहे वो आपके एग्जाम में हो चाहे ना हो। आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपकी बुक में जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को आप देख लीजिए, उस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कर लीजिए, है ना। फालतू टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। मैं आपको पूरी साइंस करवाऊंगा। मैं किसी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी साइंस को टारगेट कर रहा हूं, जो आपकी हर एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाए? तैयार हो जाए। तो उसी तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं और पूरी गहराई से मैं आपको करवाऊंगा। एक बार मेरा कोर्स हो जाएगा साइंस का, उसके बाद मैं किसी एग्जाम को लेकर टारगेट करूंगा, किसी एग्जाम को टारगेट करूंगा, फिर मैं आपको दोबारा साइंस करवाऊंगा। लेकिन एक बार मैं आपको पूरी साइंस करवाऊंगा जो हर प्रकार के एग्जाम में आती है। बात करते हैं आरएनए के प्रकार की। तो पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं टीआरएनए। कौन सा आरएनए? टीआरएनए। तो टीआरएनए को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण आरएनए भी कहा जाता है। स्थानांतरण आरएनए भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि टी क्यों लगाया है? टी का मतलब ट्रांसफर। ये ट्रांसफर हो सकता है। क्या हो सकता है? ये ट्रांसफर हो सकता है बाबू, ध्यान रखना, ये ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टीआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीआरएनए बोलते हैं। टीआरएनए बोले तो स्थानांतरण आरएनए, ध्यान रखना ये बात, स्थानांतरण आरएनए या फिर टीआरएनए। तो टीआरएनए की अगर बात करते हैं तो ये कुल आरएनए का 10% भाग बनाता है। 10% भाग बनाता है। कौन बनाता है? टीआरएनए। टीआरएनए कुल जो आरएनए है ना, कुल आरएनए, उस कुल आरएनए का 10% भाग बनाता है। कितने परसेंट भाग बनाता है? 10% भाग बनाता है कुल आरएनए का बाबू, ध्यान रखना। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसका उपनाम भी ध्यान रखना है। इसे घुलनशील आरएनए भी बोलते हैं, घुलनशील आरएनए भी कहते हैं, घुलनशील आरएनए भी
कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, इसको क्या कहा जाता है, घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। किसको, टीआरएनए को। टीआरएनए को घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। और कुल आरएनए का कितना परसेंट भाग बनाता है, 10% भाग बनाता है। कितने परसेंट भाग बनाता है बच्चा, 10% भाग बनाता है, ध्यान रखना। कौन, टीआरएनए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टीआरएनए का जो 3D मॉडल है वो प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था, 3D मॉडल प्रस्तुत किया गया था। अब वो किसके द्वारा किया गया था, वो आपसे पूछा जा सकता है कि इस टीआरएनए का जो 3D मॉडल है, टीआरएनए का जो 3D मॉडल है, 3D मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, 3D मॉडल प्रस्तुत किया था होले नाम के व्यक्ति ने। किसने, होले नामक व्यक्ति ने। क्या, होले नामक वैज्ञानिक ने, होले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, प्रस्तुत किया था। कौन सा मॉडल, 3D मॉडल। किसका, इस टीआरएनए की संरचना का। टीआरएनए की संरचना का जो 3D मॉडल है वो किसने प्रतिपादित किया था, होले नामक व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था, होले नाम के व्यक्ति ने। और दोस्तों इस 3D मॉडल का दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, इस 3D मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल भी इसको कहा जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। ध्यान रखना बाबू, क्लोवर लीफ मॉडल की खोज किसने की थी या किसने प्रतिपादित किया था, तो होले नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखना आपको, क्लोवर लीफ मॉडल किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्लोवर लीफ मॉडल किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना टीआरएनए की संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू, टीआरएनए की संरचना से संबंधित है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी टीआरएनए के बारे में। किसके बारे में, टीआरएनए के बारे में, स्थानांतरण आरएनए के बारे में इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। कुल आरएनए का 10% भाग बनाता है। उपनाम क्या है, घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है इसको। और इसकी संरचना का जो 3D मॉडल है वो किसने प्रतिपादित किया था, होले नाम के व्यक्ति ने इसको प्रतिपादित किया था। और इस 3D मॉडल को क्या कहा जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चा ध्यान रखना बाबू, इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब आपको अगले की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले प्रकार की बात करते हैं। 2 नंबर जो प्रकार है वो है mRNA। किसकी चर्चा करते हैं, mRNA की चर्चा करते हैं। M का मतलब मैसेज, और मैसेज का मतलब होता है संदेश वाहक। M का मतलब मैसेज और मैसेज का मतलब होता है संदेश। और चलिए बात करते हैं M की, है ना, मैसेज देने वाला आरएनए। दूसरा क्या है, मैसेज देने वाला आरएनए यानी संदेश वाहक आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। एम से मतलब मैसेज, याद रख लेना, मैसेज वाहक या फिर संदेश वाहक आरएनए यानी mRNA की चर्चा करते हैं। mRNA के बारे में आपको ध्यान रखना है बच्चा, यह सबसे बड़ा आरएनए होता है, सबसे बड़ा आरएनए, सबसे बड़ा आरएनए। 1 नंबर बात, सबसे बड़ा आरएनए क्या होता है, यही होता है mRNA। सबसे बड़ा आरएनए mRNA ही होता है, सबसे बड़ा आरएनए। और दोस्तों ये बनता किससे है, ये डीएनए से निर्माण होता है। डीएनए से क्या होता है, निर्मित होता है। डीएनए से क्या होता है, निर्मित होता है। समझना कैसे, ये हमारा डीएनए है। डीएनए से किसका निर्माण होता है, डीएनए से निर्माण होता है mRNA का। किसका निर्माण होता है, mRNA का। तो डीएनए से mRNA का निर्माण होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से mRNA का निर्माण होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और अब हमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही पढ़ना है, अब हमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि जो mRNA होता है उसको हम संदेश वाहक आरएनए बोलते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा आरएनए होता है ये, सबसे बड़ा आरएनए, सबसे बड़े आरएनए का क्या नाम है, mRNA। और इसका निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। और डीएनए से mRNA का निर्माण होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया कहलाता है। आई ना बात समझ में आपके, ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया कहलाता है डीएनए से mRNA का निर्माण होना। अब बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में करते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का जो पार्ट है वो दोस्तों किससे संबंधित है, इसी mRNA से संबंधित है, mRNA से संबंधित है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे।
चलिए बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। वैसे हम बात कर रहे थे mRNA की, और mRNA के बीच में ही टॉपिक क्या गया, किसका टॉपिक आ गया, ट्रांसक्रिप्शन का आ गया। किसका आ गया, ट्रांसक्रिप्शन का आ गया। अब समझ लीजिए ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया को पूरा। ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया या फिर क्रिया एक ही बात है, समझ लीजिए एक एक बात को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा रहा हूं, है ना। ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया की अगर बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया है क्या, किस प्रकार से हमें याद रखनी है और होता क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो यही है कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बस इतनी सी बात तो आपको याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी भाई। डीएनए से किसका निर्माण हो जाना, एमआरएनए का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया कहलाता है। अब बात आती है कि ये निर्माण होता कैसे है, ये भी तो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले डीएनए से क्या बनेगा, HNRNA बनेगा। क्या बनेगा, HNRNA बनेगा। ध्यान रखना, मैं आपको एक एक बातें बता रहा हूं, एक डायग्राम के जरिए बताऊंगा, और उस डायग्राम में आपको बहुत सारे, यानी एक बनाऊंगा मैं आपके सामने, एक ग्राफ सा बनाऊंगा, उस ग्राफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। डीएनए से पहले क्या बनेगा, HNRNA बनेगा, और HNRNA का मतलब होता है, H का मतलब हाइड्रोजन और N का मतलब न्यूक्लियर। हाइड्रोजन न्यूक्लियर आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए बनता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियर आरएनए बनता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर आरएनए बनता है किससे दोस्तों, डीएनए से। जब ये ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया, इस ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया के दौरान पहले डीएनए से क्या बनता है, HNRNA बनता है, और इस HNRNA के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है एक्सोन। क्या पाया जाता है, एक्सोन पाया जाता है। एक तो एक्सोन पाया जाता है, समझना क्या है ये, एक तो एक्सोन पाया जाता है, और एक्सोन के साथ साथ में क्या पाया जाता है, इंड्रोन। क्या पाया जाता है, दूसरे का क्या नाम है, इंड्रोन। ध्यान रखना, इंट्रोन या इंड्रोन एक ही बात है, इंट्रोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंट्रोन। अब ये दोनों क्या है, ये कहाँ किसके अंदर पाए जाते हैं, ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्लस, इसके प्लस होते हैं, प्लस का मतलब ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो HNRNA के साथ क्या पाए जाते हैं, HNRNA के पास में पाए जाते हैं एक्सोन और इंट्रोन। और ये है क्या, ये दोस्तों डीएनए का अक्रियकारी भाग है, डीएनए का अक्रियाशील भाग, डीएनए का अक्रियाशील भाग क्या कहलाता है, एक्सोन और इंट्रोन कहलाता है। यानी डीएनए है ना, डीएनए बदल जाता है किसके अंदर, HNRNA में बदल जाता है, और इस HNRNA के साथ साथ में क्या जाते हैं, इस डीएनए का जो अक्रियाशील जो भाग है, अक्रियाशील भाग, उस अक्रियाशील भाग को क्या बोलते हैं, एक्सोन और इंट्रोन बोलते हैं। यानी एक्सोन और इंट्रोन है तो डीएनए का भाग, लेकिन ये अक्रियाशील है, कोई काम नहीं करता इसके, इसीलिए क्या होता है, ये इस डीएनए से किसके साथ आ जाता है, इस HNRNA के साथ आ जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर इस HNRNA में से इस इंट्रोन को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने की जो क्रिया है, वो क्या कहलाती है, वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ही इस इंट्रोन को हम बाहर निकालते हैं तो हमारा mRNA बन जाता है, लेकिन बात हमें यहाँ पर ये करनी है कि इस इंट्रोन को बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हमने क्या नाम दिया दोस्तों, उस क्रिया को हमने नाम दिया स्प्लाइसिंग क्रिया। क्या नाम दिया, स्प्लाइसिंग क्रिया, स्प्लाइसिंग क्रिया, स्प्लाइसिंग क्रिया नाम दिया किसको, इस इंट्रोन को बाहर निकालने की क्रिया को। इंट्रोन को बाहर निकालने की क्रिया को हमने क्या नाम दिया बच्चा, हमने नाम दिया स्प्लाइसिंग क्रिया। क्या नाम दिया, स्प्लाइसिंग क्रिया नाम दिया। अब देखो ध्यान से, अब इस इंट्रोन को
बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको तो हमने नाम दे दिया स्प्लाइसिंग क्रिया, लेकिन इसको बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है इस इंट्रॉन को? दोस्तों एक प्रोटीन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? यहां पर बता देता हूं, बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है? प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। और उस प्रोटीन का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी जिस प्रोटीन के द्वारा इस इंट्रॉन को इस HNRNA से बाहर निकाला जाता है उस प्रोटीन का क्या नाम है? दोस्तों उस प्रोटीन का नाम है SNRNP। SNRNP इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। SN से क्या बनेगा? S से बनेगा स्मॉल। S से क्या बनेगा? स्मॉल। S से बनेगा स्मॉल। N से बनेगा दोस्तों न्यूक्लियोलर। क्या बनेगा? न्यूक्लियोलर। न्यूक्लियोलर। न्यूक्लियोलर है ना। SN से बनेगा स्मॉल और S से बनेगा स्मॉल और N से बनेगा न्यूक्लियोलर। R से क्या बनेगा बच्चा? R से बनेगा राइबो। क्या बनेगा? राइबो। R से बनेगा राइबो और N से बनेगा न्यूक्लियो। क्या बनेगा? न्यूक्लियो। राइबो न्यूक्लियो और P से क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो ध्यान रखना इस SNRNP प्रोटीन के द्वारा इस इंट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? एक प्रोटीन के द्वारा। और उस प्रोटीन का क्या नाम है? SNRNP नाम है। SNRNP जो प्रोटीन है उसके द्वारा इस इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही इंट्रॉन बाहर निकल जाता है फिर पीछे क्या बचता है? ये इतना भाग बचता है। ये इतना भाग बचता है और इस भाग को हम क्या बोलते हैं? mRNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? mRNA कहते हैं। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? mRNA कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? mRNA कहते हैं। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चा ध्यान रखना, क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन अभिक्रिया कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं इससे आगे, जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहां इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, बिल्कुल ले लिए होंगे। चलिए बहुत अच्छा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्त, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें। यार चैनल को सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं करते, या आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते। बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करके जाते। एक लाइक करने पर आपका क्या कुछ जाता है? कुछ नहीं जाता दोस्त, पैसे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। एक बार लाइक करके देखो, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, है ना। कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है, कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है। आपका बिल्कुल फ्री में सारा काम होता है। फ्री में आप पढ़ रहे हो और फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री में आप लाइक कर सकते हो, तो कर दिया करो दोस्त। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रांसक्रिप्शन की अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। तो मैंने आपको mRNA के बारे में करवा दिया। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे के बारे में। चलिए अगला जो हमारा दोस्तों है उसको बोलते हैं rRNA। क्या बोलते हैं? rRNA बोलते हैं। rRNA किसकी चर्चा करेंगे? 3 नंबर हम चर्चा करेंगे rRNA के बारे में। किसके बारे में? rRNA के बारे में चर्चा करेंगे। और rRNA को क्या बोलते हैं? rRNA को कहा जाता है राइबोसोमल। क्या कहा जाता है? राइबोसोमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोमल। अब बात करने वाले हैं राइबोसोमल के बारे में, यानी rRNA के बारे में। तो rRNA के बारे में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि यह कुल RNA का लगभग 80% भाग बनाता है। कितने परसेंट भाग बनाता है? कुल RNA का 80% भाग। कुल RNA का 80% भाग बनाता है। 80% भाग बनाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुल RNA का लगभग 80% भाग बनाता है। कौन बनाता है? rRNA बनाता है। राइबोसोमल बनाता है। कौन बनाता है? राइबोसोमल बनाता है ना। राइबोसोमल बोले तो rRNA बनाता है। 80% भाग बनाता है। अब दोस्तों ये क्या काम करता है? ये जो प्रोटीन होता है, ये जो RNA होता है, rRNA, ये क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम। अब प्रोटीन संश्लेषण का मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब इंपॉर्टेंट बात है ना आपके लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है साहब। ये किसका काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। कौन करता है? rRNA करता है।
कौन करता है? आरएनए। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी किसके बारे में? आरएनए के बारे में। इसको राइबोसोमल कहते हैं। कुल आरएनए का 80% भाग बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको आरएनए के बारे में करवा दिया, मैंने आपको आरएनए के प्रकार करवा दिए। अब एक सिद्धांत है जो इस आरएनए से संबंधित है, उस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। वो सिद्धांत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एक सिद्धांत की, और उस सिद्धांत को बोलते हैं केंद्रीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? केंद्रीय सिद्धांत। तो समझते हैं केंद्रीय सिद्धांत के बारे में। चलिए बात करते हैं केंद्रीय सिद्धांत के बारे में। इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि जो केंद्रीय सिद्धांत है वो आरएनए से संबंधित है। किससे संबंधित है? आरएनए से संबंधित है, जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं केंद्रीय सिद्धांत के बारे में। आप हेडिंग लगा सकते हो, केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत। चलिए केंद्रीय सिद्धांत की चर्चा करते हैं बच्चा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है केंद्रीय सिद्धांत। ध्यान से समझना केंद्रीय सिद्धांत होता क्या है। सबसे पहले इस केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किसने किया था, यह बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना, क्रिक के द्वारा। किस वैज्ञानिक के द्वारा? क्रिक वैज्ञानिक के द्वारा। क्रिक नाम का एक व्यक्ति था, क्रिक नाम का वैज्ञानिक। उस क्रिक नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था। केंद्रीय सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था बच्चा? क्रिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिक के द्वारा किया गया था। एक बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, इस सिद्धांत में क्या कहा गया है वो देखो ध्यान से देखो। केंद्रीय सिद्धांत में यह कहा गया है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से लेकर प्रोटीन संश्लेषण तक की क्रिया केंद्रीय सिद्धांत कहलाती है। केंद्रीय सिद्धांत कहलाती है। समझना, इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायग्राम समझना। केंद्रीय सिद्धांत में इस क्रिक ने क्या बताया था? केंद्रीय सिद्धांत में क्रिक ने यही बताया था कि डीएनए से लेकर प्रोटीन संश्लेषण तक की जो क्रिया होती है, यानी प्रोटीन संश्लेषण का जहां तक निर्माण होता है, उस क्रिया तक की जो टोटल क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। बाबू ध्यान रखना, डीएनए से लेकर प्रोटीन संश्लेषण तक की जो क्रिया है उसके प्रत्येक स्टेप को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। अब उसका निर्माण होता कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं। ध्यान से समझना। सबसे पहले डीएनए होता है। डीएनए यहां पर बताता हूं। डीएनए समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। डीएनए से डीएनए का ही निर्माण हो जाता है। लेकिन बच्चा ध्यान रखना, ये तो पुराना डीएनए है, और ये क्या है? नया डीएनए। कहने का मतलब पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? रिप्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्लेक्शन का कहलाता है। ध्यान रखना, रेप्लिकेशन क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन का कहलाता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति कहलाता है। या फिर इसको डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। डुप्लीकेशन या फिर पुनरावृत्ति, है ना? डुप्लीकेशन। तो मैंने क्या बताया, इस केंद्रीय सिद्धांत को कैसे समझाया गया था? एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया था, और वो डायग्राम आपको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको केंद्रीय सिद्धांत का नए पूछ के आपको ये पूछ ले कि पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, तो आप क्या लिखोगे? रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन कहलाता है। और इस नए डीएनए से दोस्तों किसका निर्माण होना? एमआरएनए का निर्माण होना। किसका निर्माण होना? एमआरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये बात हमने पीछे पढ़ी थी, ये बात हमने पढ़ ली थी, लेकिन ये बात हमने अब पढ़ ली। पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होना रेप्लिकेशन कहलाता है या फिर डुप्लीकेशन कहलाता है। और इस नए डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है?
ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कहलाता है। और इस mRNA से किसका निर्माण होना? प्रोटीन का निर्माण होना। किसका निर्माण होना बच्चा? प्रोटीन का निर्माण होना। इससे प्रोटीन का निर्माण होना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? इस पूरी प्रक्रिया को ही कहा जाता है केंद्रीय सिद्धांत। क्या कहा जाता है? केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। तो मैंने आपको 3-4 बातें बता दी। पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होना रेप्लिकेशन कहलाता है या फिर डुप्लीकेशन कहलाता है। और नए डीएनए से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और mRNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। बिल्कुल यहां तक आपको बात समझ में आ गई, मुझे पता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बात करते हैं इससे आगे। अब हम बात करने वाले हैं इससे आगे। तो इसका अपवाद हमें पढ़ना है। इसका अपवाद भी है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, अपवाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अभी मैंने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है, डीएनए उससे क्या बनना? mRNA बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। पढ़ा है ना? लेकिन ध्यान रखना, mRNA से, ये बात आप स्टार लगा के लिख सकते हो, mRNA से किसका बनना? सी डीएनए का बनना, यानी सी प्रकार के डीएनए का बनना क्या कहलाता है दोस्तों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स का मतलब उल्टा। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी उल्टा बनना। जैसे हमने पढ़ा था डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब इससे ये बनेगा तो ये उल्टा हो गया ना, उल्टा, इसलिए इसके आगे क्या नाम लगा दिया? रिवर्स नाम लगा दिया। क्या नाम लगा दिया? रिवर्स नाम लगा दिया। तो आपसे कोई पूछ ले कि mRNA से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और दोस्तों ये जो बात बताई थी ना, ये बात, इस बात को ही क्या कहा जाता है? इस बात को ही कहा जाता है केंद्रीय सिद्धांत का अपवाद। क्या कहा जाता है? केंद्रीय सिद्धांत का अपवाद। केंद्रीय सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंद्रीय सिद्धांत में ये बात नहीं बताई थी। केंद्रीय सिद्धांत में तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात बताई थी? ट्रांसक्रिप्शन की बताई थी। लेकिन यहां पर तो हमें किसका पता चला है? यहां पर तो हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का भी पता चला है। इसका मतलब केंद्रीय सिद्धांत का ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। और दोस्तों केंद्रीय सिद्धांत का अपवाद या फिर इस बात को प्रतिपादित किसने किया था? इस बात को प्रतिपादित किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो केंद्रीय सिद्धांत है, इसका अपवाद किसने खोजा था? तो इसका अपवाद खोजा था बाल्टीमोर और टेमिन नाम का दो व्यक्ति थे। एक तो था बाल्टीमोर, क्या नाम था? बाल्टीमोर नाम का व्यक्ति, और एक व्यक्ति का नाम था टेमिन। क्या नाम था? टेमिन। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया? इस केंद्रीय सिद्धांत के अपवाद को खोजा था, जिसको क्या नाम दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया। यानी सिर्फ क्रिक ने तो यही बताया था कि डीएनए से mRNA ही बनता है, mRNA से डीएनए नहीं बनता। लेकिन बाल्टीमोर और टेमिन ने यह भी बता दिया कि भाई जिस प्रकार से डीएनए से mRNA बनता है, तो इस mRNA से वापस डीएनए भी बनता है। और इस क्रिया को क्या नाम देते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो किसने प्रतिपादित किया था? जो बाल्टीमोर और टेमिन नाम के व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था। इतनी बात आपको याद हुई होगी, बिल्कुल याद हुई है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है, ये कहां पाई जाती है? ये पाई कहां जाती है दोस्तों? जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस यानी एड्स का जो वायरस होता है, HIV वायरस, उस HIV वायरस में क्या पाई जाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की पाई जाती है क्रिया। कौन सी क्रिया पाई जाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पाई जाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पाई जाती है। क्रिया
पाई जाती है, ध्यान रखना। यानी आपको पूछ लेगा कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है वो कहां पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, किस वायरस में पाई जाती है। तो HIV वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पाई जाती है। किसकी क्रिया पाई जाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पाई जाती है। इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इससे आगे। चलिए बच्चा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बहुत अच्छे से। अब देखो दोस्तों, इससे आगे जो आएगा ना वो आएगा किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में। अगला जो टॉपिक आएगा वो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र की बनावट कैसी होती है ना, उसके बाद लिंग का निर्धारण कैसे होता है, गुणसूत्र कैसा होता है, गुणसूत्र की बनावट कैसी होती है, और हमारे लिंग का निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण मतलब पुत्र कैसे होता है, पुत्री कैसे होता है, वो बात हम करने वाले हैं कल की वीडियो में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, हम इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक लास्ट टॉपिक बचा है इस आनुवंशिक विज्ञान का, लास्ट पार्ट बचा है, उसके बाद हमारी आनुवंशिक विज्ञान खत्म हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी, यानी वायरस हो गया, जंतु जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं उसके आगे की क्लास में। और फिर हम पढ़ लेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे। उसके बाद 4-5 टॉपिक बचे, उसके बाद हमारी बायोलॉजी खत्म है। फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिक्स भी हम कंप्लीट करेंगे। पूरी मैं आपको साइंस करवाऊंगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम कोशिश करेंगे आपके लिए मैं लाइव क्लास लेके आऊँ, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता था उसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, तो शायद मैं वहाँ नहीं जा पाऊँ, इसलिए मैं यहीं घर से ही आपको रिकॉर्डेड क्लास देता रहूँगा। जब तक एकदम सही नहीं हो जाता, इस भारत देश में स्थिति सही नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको लाइव क्लास नहीं देके मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। और रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको क्वालिटी मिल रही होगी, ऐसी बात नहीं है। इतनी सी बातें मैं आपसे बात नहीं कर पाता, इतनी सी बातें मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाता, इतनी बातें मैं आपके साथ मेरी खुशी नहीं बांट सकता, लेकिन आपको मैं पढ़ा सकता हूँ रिकॉर्डेड क्लास में भी। रिकॉर्डेड क्लास में भी मैं आपको दमदार पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका दिमाग कहाँ क्या पूछ सकता है, वो मैं बात आपको पहले ही बताने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरे पढ़ाने की जो लय है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मेरे पढ़ाने का जो मनोबल है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, तो उस मेहनत का फल थोड़ा बहुत मेरे को दो। आप वीडियो को शेयर जरूर करो। दोस्तों मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं हैं। जो बच्चे मेरे अपने थे ना, जो मेरे अपने थे वही मेरे साथ गुस्ताखी कर रहे हैं। उनके पास मतलब ग्रुप है उनके पास, लेकिन ग्रुपों में शेयर करते ही नहीं है, फालतू की चीज़ ग्रुपों में शेयर कर देते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन मैं उन ग्रुपों में वीडियो शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो बच्चे करते कि नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को अपने ग्रुप में जोड़ रखा है, लेकिन उस ग्रुप में वो वीडियो शेयर ही नहीं करते। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं करते। फालतू की बात करते रहते हैं लेकिन वीडियो शेयर नहीं करते। पता नहीं उनकी मेरे साथ कोई दुश्मनी है या मेरे से कोई बदला ले रहे हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन फालतू की बात तो शेयर कर देते हैं, लेकिन ये बातें शेयर नहीं करते जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं और किसी दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं किसी को गाली थोड़ी दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई तो रहा हूँ, पढ़ा भी बिल्कुल फ्री में रहा हूँ। भी मैं किसी से पैसे लेता, किसी के आगे भीख मांगता है ना, किसी के आगे झोली फैलाता, तो आप ये मानते कि आप तो बस पढ़ाते हो नहीं और फालतू की बात करते हो। एक सेकंड के लिए मैं आपको एक सेकंड में आपको पढ़ाता हूँ, कभी भी मैं आपके से बीच में बातें नहीं करता, फालतू की बातें नहीं करता। फिर भी यार पता नहीं आप शेयर क्यों नहीं करते, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते। इस बात से मेरा बहुत दिल दुखता है और बहुत मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। जो मेरे अपने जो दोस्त हैं वो भी वीडियो को शेयर नहीं करते, तो मैं दूसरे से किससे क्या मतलब उम्मीद रखूंगा कि वो वीडियो शेयर करेगा। जो अपने हैं वो ही शेयर नहीं करते तो दूसरा कोई नहीं करेगा। दोस्त थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा देख लो। इधर मेरी तरफ भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसकी कदर नहीं करते। लेकिन कदर आपको करनी पड़ेगी, एक दिन जरूर करनी पड़ेगी। एक दिन मेरा भी आएगा, आज आपका दिन है, एक दिन मेरा दिन आएगा, तब आपको पता चलेगा भी हाँ ये बात सही बोल रहे थे। कोई बात नहीं, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो। आप मेरा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का। आप शेयर करो तो बहुत अच्छी बात है, शेयर आप नहीं करो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ो मज़े से, दम से पढ़ो, दिल से पढ़ो, और मैं भी आपको दम और दिल से ही पढ़ाऊँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू, लव यू सभी को, बाय बाय।